एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में समझें। मेरे प्यारे साथियों, हमने इस किताब में हर तरह की वोकैबुलरी को हर बनाए। सभी सारे बच्चे आ जाओ बेटे फटाफट से। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम, ओम नमः शिवाय। पहली बार लिखा है किसी भाई ने क्लास में, वेरी नाइस भाई। आप सभी बच्चों का स्वागत है दिल से। हुंदा जे दिमाग दिल दा, ना हुंदा बुरा हाल दिल दा, सारा टुटदा ही ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चला, मुझे होमवर्क याद दिला दीजिए। हम लोग अपने इस क्लोज टेस्ट के सफर को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जरा मुझे फटाफट से होमवर्क बता दीजिए, क्या होमवर्क दिया था और क्या आप लोगों ने होमवर्क किया है। टन टन बताते चलिए फटाफट से। सभी को नमस्कार भाई। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है क्लोज टेस्ट में, वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। शाबाश तन्वी भाई, शाबाश। यशोदा के गोपाल जी को दिल से प्रणाम। मजे लेते हो मेरे। आज 14 से हम लोगों को क्वेश्चंस को शुरू करना था। चलो तो मेरे भाई, शिकारियों ने बोल दिया है तो अब शिकार करना शुरू करते हैं। भाई कल की क्लास में आया तो सच में बहुत मजा था। आप लोग ऐसे चटर पटर आंसर दे रहे थे, मैं क्या जी सुतली बम हो गया था। कल की क्लास का माहौल तो है ना भाई। चलिए भाई फटाफट से कहानी को समझना शुरू करते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं गाड़ी। आओ जी, धुआं उड़ा देंगे, रंग जमा देंगे। जय का कह रहे भैया हम छोड़ेंगे नहीं जाको, जे कह रहे हम बस। ठीक है, ते आजा भाई आजा। आंसर भी बनाना शुरू करेंगे। पैसेज पढ़ते साथ साथ आंसर बनाते चलेंगे। वन डे a few hunters came into the forest and took the lion with them। ध्यान से समझते हैं तो इसके अंदर हमें देखने को मिला पास्ट इंडेफिनेट का टेंस हमें दिया गया है। पास्ट इंडेफिनेट का टेंस दिया गया है। कुछ हंटर्स आए जंगल में और लॉयन को अपने साथ ले गए। दे टाइड हिम अप, बांध डाला अपने साथ। ब्लैंक अ ट्री, द लॉयन वॉज टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर। विम्पर होता है कर रहना। विम्पर का मतलब होता कर रहना। इसकी एक बार सिनोनिम लिख लो, क्या चीज? MOAN। एक और सिनोनिम लिख लो MOURN। एक और सिनोनिम लिख लो CRY, क्राई। साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक है जी, साथ साथ इसे लिखते चलिएगा। ठीक है भाई, आगे हमारे सामने है द लॉयन ब्लैंक, द लॉयन वॉज ब्लैंक टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर। ब्लैंक अ माउस वॉल्कड पास्ट, माउस आया एंड नोटिस दैट। अब तो समझ में आ गया ये शेर और चूहे की दोस्ती की कहानी है। लॉयन इन ट्रबल, ही क्विकली रैन एंड ब्लैंक ऑन द रोप्स टू सेट द लॉयन फ्री। बोथ ऑफ देम देन ब्लैंक इनटू द जंगल। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है जी, तो भाई आ जाओ फटाफट से सवाल की बात करते हैं। तो क्या करेंगे भाई साहब? On one day, a few hunters came into the forest and took the lion with them. They, लिखा है, tied him up blank a tree। ठीक है जी, तो कैसे कहा जाए इसके लिए? हम्म अलोंग, ओवर, अबव या अगेंस्ट? आंसर बनाने की कोशिश करो बेटा फटाफट से। आंसर बताने की कोशिश करो बेटा फटाफट से। आंसर बताने की कोशिश करो बेटा फटाफट से। होमवर्क किया है आप लोगों ने? अबव तो कोई सेंसिबल नहीं है, शेर को पेड़ के ऊपर टांगने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना जी, क्या कहेंगे? शाबाश, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो गया।
अलोंग, ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है। अलोंग कहना अपने आप में बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ठीक है जी, अलोंग का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है जी, फाइन। आगे पढ़ने का काम करते हैं। लिखा है टाइड हिम अप along a tree, the lion was blank to get away and started to whimper। ठीक है, the lion was क्या करेंगे, अब इस लिखे हुए was पास्ट के साथ हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो पास्ट के साथ थर्ड फॉर्म केवल तब जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हम बनाएं। ठीक है बच्चे, और वॉज के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ के साथ आईएनजी जोड़ सकते हैं जब पास्ट का हम कॉन्टिन्यूस बनाएं और एक्टिव वॉइस बनाएं। तो लॉयन खुद में ही डूअर है, किस चीज का, भागने का। तो वॉज के साथ क्या यूज करना सेंसिबल हो गया, हैं जी बच्चे, वॉज के साथ क्या यूज करना सेंसिबल हो गया भाई, वॉज के साथ ज्यादा सेंसिबल हो गया यूज करना क्या चीज बेटा, हैं जी। बेटा ये गलत कर दिया है, अलोंग नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत कर दिया है, अलोंग नहीं होगा, अगेंस्ट होगा। अगेंस्ट का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, एक बार लिख लो साइड में, मैं भी वही चीज कंफ्यूज कर रहा था, अगेंस्ट। ठीक है ना जी, अब इस चीज को ऐसे समझने का काम करो, जैसे कोई भी एक पेड़ है, कोई भी एक पेड़ है और एक आशिक मिजाजी लड़का है। ठीक है जी, वो इस पेड़ का सहारा लेकर, ठीक है जी, ये शूज है भाई इसके, ठीक है जी, वो लड़का सहारा लेकर इससे टिका रहा है अपने आप को। ठीक है जी, ये इसके हाथ है, फाइन। तो ये क्या है, अगेंस्ट। ठीक है, किसी चीज से टिका कर, फाइन। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ में आया कि उस लॉयन को इससे टिका कर, सटा कर बांधा गया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है जी, यही इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है जी, आगे ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस की वजह से सही होगा। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है हमारे सामने, द लॉयन वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर ब्लैंक अ माउस वॉट। ठीक है ना जी, तो यहां ऑल्दो कॉन्ट्राडिक्शन की बात करता है, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, नेवरदिलेस और ऑल्दो एक ही, कॉन्ट्राडिक्शन की बात करता है, बट कॉन्ट्राडिक्शन की बात करता है। यहां पर बात होनी चाहिए किसके बारे में भाई, सून के बारे में बात होनी चाहिए। थोड़ा समय बीतते ही वहां पर आ गया एक चूहा, सून अ माउस वॉक्ड फास्ट एंड नोटिस द लॉयन इन ट्रबल, ही क्विकली रैन एंड चीव्ड। भाई साहब यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर रैन है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां पर भी हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही चाहिए, इसका मतलब यहां पर भी हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, है ना। तो चीव्स तो नहीं, क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। निबल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, नहीं, हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। बिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, नहीं चाहिए। ग्नॉड, यही यही करेक्ट आंसर है। दांतों से कुतरने को अंग्रेजी में कहते हैं क्या चीज, ग्नॉड। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्नॉड, फाइन। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑन द रोप्स टू सेट द लाइन फ्री बोथ ऑफ देम, क्या चीज, स्पीड ऑफ, स्पीड अवे, स्पेड्स आउट या स्पीड अप, ध्यान से समझते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से समझते हैं। तो ये स्पेड्स आउट कह देना तो अपने आप में, स्पेड्स आउट कह देना अपने आप में गलत तो होगा। ठीक है, स्पीड अप का मतलब है गति बढ़ा देना, नहीं, भाग जाने के लिए हमें स्पीड ऑफ, ओ डबल एफ का यूज करना पड़ेगा, ओ डबल एफ का प्रयोग करना होगा। चलिए भाई अपना स्कोर बताना शुरू करें मेरे बच्चों, चलो भाई साथ साथ अपना स्कोर बताना शुरू करें फटाफट से, पता तो चले कौन कितनी मेहनत कर रहे हैं। नाइस, चलो बेटे अगले पैसेज पर आते हैं। अगला पैसेज हमारे सामने है, पढ़ते हैं इसको, समझते हैं क्या कहता है। फॉर एन एवरेज इंडियन ड्राइविंग इन एनी वन ऑफ द मेजर इंडियन सिटीज इज इक्विवेलेंट टू ब्लैंक अ डेली वॉर। पहली लाइन ने ही इस पूरे पैसेज की थीम हमें समझा दी है, पहली लाइन ने ही इसकी पूरी पैसेज की थीम हमें समझा दी है। और थीम है क्या, फॉर एन एवरेज इंडियन, एक औसतन भारतीय के लिए, ड्राइविंग इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन सिटीज, किसी भी मुख्य भारतीय शहर में गाड़ी चलाना समान है किस चीज के, एक प्रतिदिन लड़े जाने वाले युद्ध के। ओए होए होए होए, बिल्कुल सही कह दिया भाई, एक युद्ध के समान है भारतीय किसी भी अच्छे जाने माने शहर में गाड़ी चलाना। ठीक है जी, द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ ब्लैंक ट्रैफिक पोल्यूशन एंड रैश ड्राइवर्स इज ब्लैंक बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रोनिक, का मतलब होता है टाइमली, यानी कि जो बार बार समय पर होता है, स्ट्रेस,
चलाने वाले के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि आड़े तिरछे चलाने का काम करते हैं, बात समझ रहे हैं, आड़े तिरछे गाड़ी चलाने का काम करते हैं, एक के ऊपर एक गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है भाई। एंड अदर ब्लैंक प्रॉब्लम्स ऑन एन एवरेज पर्सन स्पेंड्स ब्लैंक बिटवीन 30 मिनट्स टू 2 hours ऑफ देयर डे ड्राइविंग। भाई सही बात है, 2 से ढाई घंटे गाड़ी चलाने में समय का, दिन का खराब होता है माहौल। चलिए दोस्तों, आंसर बनाने का कोशिश करते हैं। हमारे सामने अब आंसर बनाने पर काम करते हैं। मेकिंग, वेजिंग, रेजिंग, रशिंग। पहला सवाल है हमारे सामने, फॉर एन एवरेज इंडियन ड्राइविंग इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन सिटीज इज इक्विवेलेंट टू ब्लैंक अ डेली वॉर। वॉर के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज? वेजिंग, ठीक है जी। युद्ध लड़ने के लिए जो वर्ब है ना मेरे बच्चे, युद्ध लड़ने के लिए जो वर्ब है हम उसे कहते हैं वेजिंग, ठीक है जी। आगे पढ़ने का काम करते हैं। वेजिंग अ डेली वॉर, द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ स्टॉपिंग, डॉजिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैफिक, ठीक है जी। द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ ब्लैंक ट्रैफिक, पोल्यूशन एंड रैश ड्राइवर्स इज, ठीक है जी। क्या करना है? एवरीडे स्ट्रगल ऑफ, रोकना, डॉज का मतलब चकमा देकर निकलना, बोर्ड का मतलब सवार करना, लॉज का मतलब किसी घर में रहना। तो भाई क्या होगा? डॉजिंग, बचकर निकलना। आप रोक नहीं सकते ना भाई, ट्रैफिक को नहीं रोक सकते, पोल्यूशन को नहीं रोक सकते, रैश ड्राइवर्स को नहीं रोक सकते, हाँ इनसे बचकर निकल सकते हैं। तो डॉजिंग इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है जी। डॉजिंग इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है भाई। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो आप सभी को इसका तो आंसर मिल ही गया है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले बताओ जरा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करते हैं? आंसर बताना बेटा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप क्या यूज करते हैं बताओ जरा। सभी का आंसर बिल्कुल सीधा सटीक आंसर होगा। अरे सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है सर। आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट कॉज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस एंड अदर ब्लैंक प्रॉब्लम्स, सोसाइटल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल धार्मिक बात है, ट्रैफिक में फंसने से धार्मिक कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ट्रैफिक में फंसने से कोई धार्मिक नुकसान नहीं। सोसाइटल, रोड पे समाज का लेना देना नहीं है। इकोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जो नुकसान है वो साइकोलॉजिकल है, मानसिक नुकसान होता है। चलो देखते हैं खैर इसका आंसर क्या हो सकता है। क्रोनिक स्ट्रेस, देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है? क्रोनिक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किस चीज पर है? तनाव। स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? तनाव। और तनाव किस पर आया? हमारे दिमाग पर आया, मन पर आया। तो भाई इसका मतलब साइकोलॉजिकल इसको सपोर्ट करेगा। आपको पिछली क्लास में भी ये चीज बताई गई थी कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एंड जब आता है तो एक बैलेंस बनाकर चलता है, बैलेंस बनाकर चलता है, लाइक वाइज टर्म्स को फॉलो करता है। तो क्या हो गया? एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑन एन एवरेज पर्सन, एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड्स, क्या बिताता है? ब्लैंक, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, एल्सवेयर, बिटवीन, क्या लिखा है? 30 मिनट्स टू 2 hours ऑफ देयर डे ड्राइविंग। भाई कौन सा आंसर इसमें चुनाया जाए? है जी। हर जगह तो इंसान ड्राइव नहीं करता। नोवेयर का मतलब कहीं ड्राइव नहीं करता, ये भी गलत है। एल्सवेयर का मतलब होता है अदर प्लेसेस। अब अदर प्लेसेस की बात यहां तब कही जाए जब इससे पहले कोई प्लेस कहा जाए, तो क्या कहना सेंसिबल है? एनीवेयर। आप कहीं पर भी जाते हैं, एनीवेयर कहने का मतलब आप कहीं पर भी जाते हैं, तो जहां पर भी आप कहीं जाते हो तो आपको वहां अपना 30 मिनट से 2 घंटे का समय वेस्ट करना पड़ता है। चलो भाई स्कोर बता दो फटाफट से। चलो जी, अच्छा स्कोर जा रहा है। दैट्स ग्रेट टू सी योर एफर्ट्स। अच्छा स्कोर जा रहा है, दैट्स रियली ग्रेट टू सी योर एफर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे सज्जन बच्चों। बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड एंड वेंट अप टू अकबर। लो जी, बहुत अच्छा पैसेज आ गया है। इस पैसेज के अंदर हमें अकबर बीरबल की कहानी याद आ गई होगी, है कि नहीं? अकबर और बीरबल की कहानी याद हो गई है भाई, मजा आ गया है। अच्छा जी, बीरबल इमीडिएटली, बीरबल ने तुरंत मुस्कुराया, एंड वेंट अप टू अकबर, के पास गया। ही अनाउंस द ब्लैंक, ही सेड देयर वर 21,523 क्राउज
कौवों की बात कही गई है, द सिटी। व्हेन आस्क्ड हाउ ही ब्लैंक आंसर, बीरबल replied, ask your men to blank the number of crows. If there are more, then the relatives of the crows must be visiting them from blank cities. If there are fewer, then the crows from our city must be visiting their relatives who live outside the city. आप इस पूरे पैसेज को पढ़कर ये समझ में आ गया है क्या चीज, ये पूरे के पूरे पैसेज के अंदर हमारे सामने, ये पूरे के पूरे पैसेज के अंदर जो मस्ती खोरी की बात कही गई है जी, जो मस्तीखोरी की बात कही गई है वो बातें बिल्कुल स्पष्ट आ रही हैं हमारे सामने, है जी बच्चे। वो हमारे सामने बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आ रही है कि जी अकबर साहब ने कोई काम दिया था, ठीक है, और भाई उसके हिसाब से ये बात पूछी गई है कि बताओ भाई हमारे शहर में कितने कौवे हैं, ताकि हम उनकी संख्या पड़ोस में रहने वाले कौवों की संख्या से कंपेयर कर सकें, ठीक है ना। बीरबल immediately smiled and went to Akbar. He announced the blank answer response question या rejoinder. Rejoinder होता है जब आप किसी को किसी काम के लिए पुनः याद कराते हैं। तो भाई एक बात सोचने की कोशिश करो, ठीक है, रेस्पॉन्स होता है किसी के लिए तुरंत रिएक्शन देना, क्वेश्चन की बात ही नहीं है, आंसर देने की बात है, ठीक है ना। भाई अकबर साहब ने कोई सवाल पूछा होगा, उसका जवाब ही तो दिया जाएगा, है कि नहीं बच्चे, ठीक है। तो बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड एंड वेंट अप टू अकबर, ही अनाउंस्ड द आंसर, ही सेड दैट, अब यही उसका आंसर है, उसका आंसर क्या है, ये रहा भाई, उसने कहा ही सेड दैट देयर वर 21,523 क्राउज। कहां पर है भाई, इन द सिटी, भाई शहर के अंदर की बात है तो इन सराउंड वाला मीनिंग क्रिएट कर रहा है, इसी के लिए हमने कहा इन द, ठीक है जी, इन द सिटी। आगे पढ़ते हैं, लिखा है when he asked how he, जब ही ये किसके लिए यूज हुआ है, ही अकबर के लिए, अकबर ने पूछा अब बता बेटे, हाउ ही आस्क्ड ब्लैंक द आंसर, ठीक है ना, हाउ ही न्यू द आंसर, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट ही इसको सपोर्ट करेगा, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट ही इसको सपोर्ट करेगा, हाउ ही न्यू द आंसर, ठीक है। बीरबल ने जवाब दिया, आस्क योर मैन, अपने आदमियों से पूछो, आपके जितने भी आदमी हैं दरबार में, टू ब्लैंक द नंबर ऑफ क्रॉस, ठीक है। क्या करेंगे भाई साहब, जज नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, कैलकुलेट हम करते हैं किस चीज को, है भाई, कैलकुलेट हम करते हैं जब हम किसी भी संख्या का अनुमान लगाकर हल पर जाते हैं, ठीक है ना। यहां पर किस चीज की बात कही गई है बेटा, काउंट करने की बात कही गई है, ठीक है ना, कैलकुलेट नहीं है। तो काउंट द नंबर ऑफ क्राउज, इफ देयर आर मोर, अगर ज्यादा है, देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्राउज मस्ट बी विजिटिंग। अगर मैंने आपको बताई है कितनी, 21,523, ये मैंने कौवों की संख्या बताई है, अगर ज्यादा हो गए तो समझ लेना जो आदमी आपको बता रहे हैं वो उनके पड़ोसी रिश्तेदार आए हैं, ठीक है। लो भाई आखिरी आंसर भी हो जाएगा, फ्रॉम, क्या कहेंगे, विसिनिटी, नियर, क्लोज, नियर बाई। देखो बच्चे ध्यान से समझना, विसिनिटी खुद में एक नाउन है और नाउन से पहले नाउन का यूज नहीं होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा, ठीक है जी। क्या कहेंगे, नियर सिटीज, बिल्कुल गलत हो गया, नियर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, नियर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। क्लोज सिटीज, क्लोज सिटीज कहने का मतलब तो ये हो गया विच इज नॉट ओपन, बंद, शहर बंद नहीं है, नियर बाई, यही इसके लिए करेक्ट आंसर है, एडजेक्टिव, ठीक है भाई। चलो भाई अपना स्कोर बता दीजिए फटाफट से, ठीक है जी। शाबाश, चलिए बच्चे अच्छा स्कोर जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन नंबर 17। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, टेल मी व्हाट इज योर स्कोर। विसिनिटी का मतलब नेबरहुड होता है, विसिनिटी का मतलब नेबरहुड होता है, ठीक है जी। विसिनिटी नाउन होता है जिसका, सारे बच्चे एक बार इसका सिनोनिम लिख दीजिए, इसका सिनोनिम हो गया नेबरहुड, शाबाश, पड़ोस जिसे आप कहते हैं, लिख लेना भैया, अच्छा शब्द है। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है हमारे सामने, ब्लैंक चेंजेस इन साइंस, ब्लैंक चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। परिवर्तन विज्ञान और तकनीक में
हमें लेकर जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आधुनिकरण टेक्नोलॉजी का भी, और अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को भी अपग्रेड यानी कि ज्ञान वर्धन में भी मदद करता है। इन ऑर्डर टू अपग्रेड और मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी, अपग्रेड का मतलब होता है वर्धन करना, इंप्रूव करना, ठीक है, और मॉडर्नाइज आधुनिकरण करना टेक्नोलॉजी का। मैनेजमेंट मस्ट ब्लैंक एम्प्लॉइज टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉइज को बाधित करना चाहिए कि जो नई चीजें आ रही है, नई तकनीक आ रही है, उस पर आप लोगों को अपना हिस्सा बनाना चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी आपको यूज करना चाहिए, ठीक है जी। बेटा एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, इन हम यूज करते हैं जब हमारा मीनिंग निकलता है सराउंड का, ठीक है जी। जैसे मैं अगर आपको इस क्लासरूम की बात करता हूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा आई एम एट द कॉर्नर ऑफ दिस स्टूडियो, आई एम एट द कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो, स्पेसिफिक लोकेशन है। फिर मैं कहूंगा आई एम इन द स्टूडियो, क्योंकि ये स्टूडियो मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। समझ आ गया? और ये आपको प्रेपोजिशंस में पढ़ाया गया है, पर अफसोस है मुझे, आप अपने नोट्स नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मुझे लगता है मुझे बेहोश हो जाना चाहिए थोड़ा फिनाइल पीकर, ठीक है जी। हाँ या ना? चलिए कोई बात नहीं, अगले साल सीख लेना बेटा, अभी थोड़ी पढ़ाई करने की उम्र है तुम्हारी। मैनेजमेंट मस्ट ब्लैंक एम्प्लॉइज टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ब्लैंक ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम्स नेसेसरी टू अपडेट देम, और ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो स्टाफ को अपडेट करने के लिए जरूरी है, नॉलेज एंड टू ब्लैंक देयर स्किल्स, और जो उनके स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करने के लिए, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ, दिस इज पॉसिबल ओनली, ये केवल तब संभव है, ब्लैंक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच एक बहुत अच्छा रिलेशन हो, और इसी के लिए हम यूज करते हैं हार्मनी। क्या यूज करते हैं? हार्मनी। पिछले किसी क्वेश्चन में ये शब्द आया था, लिख लेना, जब एक अच्छा तालमेल हो, ठीक है ना। मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं क्लोज टेस्ट, मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं क्लोज टेस्ट, ये सारे वो क्लोज टेस्ट हैं जो हाल फिलहाल के सीजीएल एग्जाम्स में हुए हैं। ये बोनेंजा क्लासेस हैं, इसलिए कि आपको कुछ नया कंटेंट दे दिया जाए, ठीक है, आपको कुछ नया कंटेंट दे दिया जाए, आपको ये महसूस हो कि जो आप लोगों को पढ़ाया गया है उसमें और इसमें कितना कितना अच्छा तालमेल है, इसके लिए आपको पढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो लिखते रहते हैं, सर वोकेबलरी सारा हो जाएगा, सर हमारा ये कब होगा, सर हमारा वो कब होगा। ये लोग वो हैं जो आतंकवादी हैं, ठीक है। जैसे एक आकाश है, आतंकवादी है, अपने बैच का नाम लिखता जा रहा है गधा का, इसको हटाओ पहले ससुरे को, हाँ हाँ भगाओ इसको यहां से। पढ़ने से मतलब ही नहीं है, पढ़ा क्या रहा है, टीचर लिख रहा है इंग्लिश स्पेशल 62, मतलब कौन सी दुनिया में है, पागल है क्या बेटे तू? है प्रफुल्ल देखो कौन सी बकवास कर रहा है, इस मंथ तक नहीं चलेगा क्लास, यार कौन सी दुनिया में तुम? बेवकूफ इंसान को भी इतनी अकल होती है, टीचर कुछ समझा रहा है, तुम उस पर दिमाग लगाओ, क्वेश्चन दिया है उसको समझो, उसका आंसर बनाओ, यार पागल हो गए हो क्या? चल भाई आंसर बनाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, टाइम पास वाले अपने बर्बादी लिख रहे हैं कमेंट्स में। चलिए भाई पढ़ते हैं। ब्लैंक चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस तो होने चाहिए, तो नो का तो जिक्र आएगा नहीं, है ना। स्लो का मतलब नहीं होगा, तो भाई क्या होगा इसमें, है जी। अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी, आखिरी चेंजेस होंगे नहीं, चेंजेस तो लगातार होते रहते हैं, इसलिए रैपिड, रैपिड का मतलब होता है क्विक, जल्दी जल्दी परिवर्तन होता रहे अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये परिवर्तन मैनेजमेंट और ऑफिस में काम करने वाले इंप्लॉइज के लिए गजब का परिवर्तन ला सकता है। आगे लिखा है क्या, इसे हम समझने का काम करते हैं। शुक्रिया मेरे अजीज, शुक्रिया बेटा। चलो एक गिलास पानी लाना प्लीज। आगे क्या लिखा देखते हैं, कहां थे हम, हाँ जी। टेक्नोलॉजी एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, इन ऑर्डर टू अपग्रेड और मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मस्ट डिसुएड, नेगेटिव होता है, हतोत्साहित करना, डिस्करेज नेगेटिव होता है, इन सभी के शब्दों के साथ डिस जुड़ा है, डी नेगेटिव होता है, डीएक्टिवेट, परसुएड पॉजिटिव है, तो यही करेक्ट आंसर है। मैनेजमेंट को लोगों को परसुएड करना होगा, हतोत्साहित करना नहीं, उत्साहित करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर ध्यान दें,
टेक्नोलॉजी में अच्छे अच्छे जो अपडेट्स हैं उसको एक्सेप्ट करें। मैनेजमेंट मस्ट persuade employees to accept new technology. Blank training of staff becomes intermittent, irregular. Irregular तो नेगेटिव है, नहीं आएगा। इम्प्रॉपर नेगेटिव है, नहीं आएगा। तो क्या करें, रेगुलर ट्रेनिंग करें या इंटरमिटेंट? इंटरमिटेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, इंटरमिटेंट का मतलब हुआ कॉन्टिन्यूअस। तो इन दोनों में से ए या सी में से कोई एक आंसर हमें चुनना है और करेक्ट आंसर क्या है, रेगुलर। इंटरमिटेंट का मतलब होता है जब आप बिना किसी समय कोई ट्रेनिंग लगाए, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। Regular training of staff becomes necessary to update their knowledge and to hamper, enhance, imitate या decrease। क्या करेंगे, their skills। अरे भाई रेगुलर अगर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो उनकी जो स्किल्स हैं डिक्रीज नहीं होंगी। इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना, बिल्कुल नहीं सर, नकल नहीं उतारी जा रही है। हैम्पर नेगेटिव होता है बाधित करना, इसी का सिनोनिम लिख लीजिए हिंडर। अरे बाधित नहीं भैया, आप उनकी स्किल्स को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, इंप्रूव करेंगे। क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ठीक है बच्चे, मानसी भाई नमस्कार। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लिखा है हमारे सामने क्या चीज, टू इंप्रूव देयर स्किल्स दिस इज पॉसिबल ओनली ब्लैंक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज। दिस इज पॉसिबल ओनली बाई थ्रू आउट विद। थ्रू आउट हम यूज करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए, और यहां ड्यूरेशन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है जी, आपके सामने लिखे हुए इस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो विद हम तब यूज करते हैं जब किसी साधन का जिक्र हमें मिले, तो इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हमें लिखा हुआ मिले, और इंस्ट्रूमेंट का जिक्र नहीं है यहां। ठीक है जी, तो भाई दिस इज पॉसिबल बाय ओनली बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन या थ्रू। जब भी हम किसी साधन की बात करते हैं बच्चों, जब भी हम किसी साधन की बात करते हैं तो हम थ्रू का जिक्र करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट से अपना आंसर बताओ, फटाफट से अपना आंसर बताओ। क्या मेहनत की है आप लोगों की, क्या रेस्पॉन्स है, बताओ भाई फटाफट से, बताओ 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 फटाफट से। वेरी नाइस, बताओ बेटा बताओ फटाफट से। थ्रू लिखा है, थ्रू, THROUGH। सभी करेक्ट है, अरे यार तुम तो गजब ही निकाल रहे हो भाई। शाबाश। राहुल कह रहा आप ही सब करा दिए, हमें करने का तो टाइम ही नहीं दिया। होमवर्क का मतलब पता है बेटा क्या होता है, होमवर्क का मतलब पता है क्या होता है बेटा? हाँ भाई, वेरी नाइस मीना। होमवर्क का मतलब पता है क्या होता है राहुल? होमवर्क का मतलब होता है घर पे सो जाना और अगले दिन क्लास में आकर टीचर के साथ ही इन क्वेश्चन को सोल्व करना और फिर अपनी बेइज्जती कराना। चलिए भैया कॉम्प्रीहेंशन बात करते हैं 18th के बारे में, 18th के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए भाई, हमारे सामने लिखे हुए इन क्वेश्चन से आपने अपने आंसर्स बनाए हैं, डिस्कस करते हैं। डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ ब्लैंक एक्सट्रीमली ओल्ड। ठीक है जी, इसे हम हिंदी में कहते हैं नृत्य। ठीक है, और नृत्य बना है नट से, और नट का मतलब ही होता है नाचना। ठीक है ना जी, और नाचने का मतलब ये नहीं होता कि टाइम पास करके नाचना। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? चलिए भाई, हमारे सामने लिखा हुआ डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ ब्लैंक इज एक्सट्रीमली ओल्ड। Evidence of dance as a blank form is available in ancient literary text.
प्राचीन साहित्यिक लेख, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। डांस के आपको प्राचीन सबूत मिलते हैं, साहित्य में देखने को मिलते हैं, पेंटिंग में देखने को मिलते हैं, कुछ मूर्तियों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? आगे लिखा हुआ है हमारे सामने, ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स टू द ब्लैंक ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड इन नाट्य शास्त्र। कोडिफाइड, कितना प्यारा शब्द, ध्यान से समझना बेटा। कोड, इसके साथ हमने जोड़ दिया इफी। ठीक है, फाइन। कोड अपने आप में होता क्या है? कोड अपने आप में होता क्या है? बताओ सोच के जरा, कोड अपने आप में क्या होता है? सर आप क्लास 1 ईयर के बाद कोर्स बना सकते हैं। आप कौन है भाई? कोड अपने आप में होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, मैंने कहा किसी भी इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिक तरीके से, यानी कि सांकेतिक तरीके से छिपाना, इसे हम कोड कहते हैं। मैंने क्या कहा? किसी भी इंफॉर्मेशन को सांकेतिक रूप से छिपाना, ताकि हर कोई उस चीज को जल्दी से समझ ना पाए, इसे हम कोड कहते हैं। जिन शब्दों के साथ हम IFY या सिर्फ FY सफिक्स करते हैं, वो बन जाता है क्या चीज? वर्ब। क्या बनता है? वर्ब। क्या बनता है मेरे बच्चे? वर्ब। क्लियर है? अब इस बातचीत को अगर हम समझते हैं, ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड इन द नाट्य शास्त्र, यही नट्य को मैं यहां लिख रहा था, बाय भरत मुनि। तो भरत मुनि साहब ने इसका जिक्र सबसे पहले किया। ठीक है, भरत मुनि साहब ने नट शास्त्र का सबसे पहले जिक्र किया, और ये एक बहुत प्राचीन कला है। आइए आंसर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, आओ मेरे बच्चों आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ ब्लैंक इज एक्सट्रीमली ओल्ड। सजेशन, सक्सेशन, इंप्रेशन, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता। मेरे बच्चों, अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ? अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता। ठीक है, अब एक बात सोचने की कोशिश करो। फाइन, फाइन। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्या है इस कहानी के अंदर। आप जब भी डांस करते हैं, आप जब भी डांस करते हैं, तो डांस करते वक्त आप अपने मन के विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, है ना भाई? आप जब खुश होते हैं तो आप डांस करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? है ना? आप दुखी होकर भी डांस करते हैं, ठीक है ना? वो अलग बात है, हमारे यहाँ दुखी इंसान सिर्फ रोना ही जानता है। नहीं नहीं नहीं, ये आपके भाव को व्यक्त करने का एक तरीका है। ठीक है जी, आप कोई भी गाना देखें जिसके अंदर आप एक्सप्रेशन देखें, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुदा ने हमारी हमें मार डाला, अल्लाह। Form of expression is extremely old. Evidence of dance as a evidence of dance is as a क्या लिखेंगे हम? फॉर्म अपने आप में एक नाउन है। नाउन से ठीक पहले हम यूज करेंगे एडजेक्टिव को। ठीक है जी, एडजेक्टिव क्रिएशन नहीं हो सकता। क्रिएटिंग और क्रिएटेड पार्टिसिपल्स हैं जो एक्शन को डिनोट करते हैं। यहां किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं बताया। क्रिएटिव होता है क्या चीज? सृजनात्मकता। क्या बताए भाई? सृजनात्मकता। ठीक है जी, तो क्रिएटिव फॉर्म ओ इज अवेलेबल इन एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट्स। यही करेक्ट आंसर यहां बनता है। आगे पढ़ते हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ब्लैंक ऑफ द डांस फॉर्म्स। मोर बिल्कुल नहीं आएगा, एनी, मैनी, मच बिल्कुल नहीं आएगा। तो इन दो में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है जी, इन दोनों में से, फाइन, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। बिल्कुल ठीक कहा जी, मैनी ऑफ। एनी तो पता नहीं किसकी बात आप कर रहे हैं। मैनी का मतलब क्या हुआ? जो डांस फॉर्म्स है उनमें से बहुत सारे, उनके आप ट्रेस कर सकते हैं, आप उन्हें ढूंढ कर, तलाश कर, खोज करके देख सकते हैं उनकी जड़ें कहां छिपी हुई हैं। फोर्थ का आंसर, रूट्स टू द ब्लैंक ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड इन द नट शास्त्र। कैपेसिटी, प्रोसीजर, टेक्निक्स, डिलीवरी। बढ़िया है जी, बढ़िया है। इसका आंसर बनाने से पहले पांचवें का आंसर बना लो, तब चौथे का आंसर आएगा। ठीक है जी, डिसबर्स्ड, कंप्लाइड, कैप्चर्ड, डिस्पर्स्ड।
बताओ भाई। देखो जी, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना, होगा नहीं। डिसबर्स का मतलब होता है बांट देना, तनख्वाह बांटना डिसबर्स कहलाता है, ये भी नहीं होगा। कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज को कैदी बना लेना, नहीं। कंप्लाइड का मतलब होता है इकट्ठे करके किसी का मानना या किसी नियम को फॉलो करना। ठीक है जी, कंपाइल्ड लिखा है ना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सामने यहां पर इसका आंसर, एंड दैट इज कॉल्ड कंपाइल्ड। ठीक है, अब आंसर बनाना शुरू करेंगे फोर्थ के लिए। ठीक है, मैनी ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स टू द ब्लैंक ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड इन नटशास्त्र कंपाइल्ड बाय भरत मुनि। कैपेसिटी है जी, कैपेसिटी नहीं है। डिलीवरी, डिलीवरी भी नहीं है। प्रोसीजर, प्रोसेस को बताने का काम करता है। टेक्निक, डांस की अपनी एक टेक्निक होती है। आप में से कितने बच्चों को डांस करना आता है? हमारे बीच बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साउथ इंडिया से हैं, और लगभग हर बच्चा वहाँ का कला के बारे में जानकारी रखता है, डांस के बारे में जानकारी रखता है। बताना मेरे बच्चों, बताना मेरे बच्चों। तो डांस करने की अपने आप में एक टेक्निक होती है। आप जानते हैं कि कहाँ कौन से हाथ पैर की मूवमेंट किस लिए होती है, क्यों होता है। एंड हियर वी फिनिश द वर्क। लो जी, 18 तक ही थे, एंड आंसर्स भी यहां पर दिए गए हैं। चलिए जी, तो मेरे दोस्तों ये बोनेंजा क्लास का फेज 1 था, जिसमें हमने क्लोज टेस्ट को सोल्व करने की कोशिश की। क्लोज टेस्ट को हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर निपटाया है। ठीक है दोस्तों, एंड आई थिंक आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हमारी अगली जो क्लास होगी मेरे बच्चों, हमारी जो अगली क्लास होगी, मैं उम्मीद करता हूं उस क्लास में आप लोग एक नई चीज मेरे साथ मिलकर सीखेंगे। और कॉम्प्रीहेंशन में या तो हम पैसेजेस या फिर हम पैराजम्बल, इन दोनों में से किसी एक चीज को निपटाएंगे आप लोगों के साथ मिलकर। ठीक है सर, तो मेरे प्यारे दोस्तों अपनी अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं इन सेशंस का आपको बेहद ज्यादा फायदा मिला होगा, और फायदा आप उठाते रहें। आपके वीओडी सेक्शन में बहुत सारी वीडियोस दी गई हैं, जिनके अंदर हम लोगों ने कॉम्प्रीहेंशन के दूसरे एरियाज को भी डिस्कस किया है, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, ये सीजीएल के रिसेंट एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। तो आपको पता चल गया कि आपकी तैयारी का लेवल ऊंचा है, एग्जामिनेशन कहीं कहीं हल्के लेवल के क्लोज टेस्ट दे रहा है। ये क्लोज टेस्ट किसी सीजीएल के लिए नहीं है, आपके एनडीए, सीडीएस, आपके सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, बैंकिंग, हर तरह के एग्जाम्स को सोल्व करने के लिए हम लोगों ने एक प्यारे सा ये प्रोसेस, ये बोनेंजा क्लासेस आपके लिए शुरू किए हैं। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें और मेहनत करें। और ये जो आज हम लोगों ने इस सेशन को कंप्लीट किया है, इसकी पिछली क्लासेस आज तक सारी देख लें, और फिर बार बार देखें और इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेहनत करना आप लोगों का धर्म है और कर्म है। अब मेहनत करना शुरू कर दो। और ये जो बच्चे यहाँ फर्जी कमेंट करते हैं, थोड़ा शर्माया करो भाई। तुम ये फर्जी कमेंट करने से सिलेक्शन नहीं लोगे भाई, सिलेक्शन लोगे क्लास की हर चीज को ध्यान से समझने पर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होती है अगले सेशन में एक नई बातचीत के साथ। बोनेंजा क्लासेस विल कंटिन्यू। हम अगली बात पैराजिम्बल या कॉम्प्रीहेंशन से करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।